चलिए आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे और धीरे धीरे करके निरंतर रेगुलर इस संख्या पद्धति, इसके बाद पूरा मैथमेटिक्स बेसिक और ट्रिकी दोनों एक साथ चलते जाएंगे। मैथ का चाहे आपका अंक गणित का हो, बीज गणित का हो या आपका एडवांस लेवल का हो, वो सारी चीजें इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। और सबसे पहले आज धनतेरस का त्योहार है, मैं आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबका जीवन माँ लक्ष्मी धन वर्षा करके सबको सदैव प्रसन्न रखे। आइए देखते हैं संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि आखिरकार संख्याएं कैसे आई, फिर उनको किस तरीके से किस ग्रुप में रखा गया, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सारी चीजों का यहाँ इस संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं संख्या में सबसे पहले हम देखेंगे संख्याएं आई। तो संख्याएं आई सबसे पहले हमने देखा था कि जैसे पुराने समय में राजा महाराजा युद्ध करते थे, युद्ध में कितने सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है, या कोई भोज का आयोजन होता था तो भोज में कितने लोगों के लिए खाना पानी की आवश्यकता होगी, इन सारी चीजों को लेकर के ये संख्याओं की उत्पत्ति हुई। तो संख्याएं आई, फिर इसके बाद ये संख्याओं की आखिरकार शुरुआत जब हुई तो आखिर स्टार्टिंग कैसे हुई। तो देखिए, जब गिनती होती है किसी भी चीज की तो गिनती हमेशा याद रखिएगा एक से होती है। कहाँ से होती है? एक से होती है। ठीक है, तो संख्याएं हमेशा स्टार्टिंग जो गिनती के लिए प्रयुक्त हुई वो एक से, फिर आगे इसी तरीके से 2, 3, 4, 5 आगे इस तरीके से निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। तो याद रखिएगा संख्याएं जो आई ये एक मानक होती है। मानक किस तरीके से कि प्रारंभ में यदि कोई बालक छोटा सा है उसको हम कहें कि बेटा ये जो जिसको हम अपनी भाषा में पी के रूप में जान रहे हैं, ये बोले कि ये पी नहीं एक है, तो वो हमेशा जीवन भर इसको एक पढ़ता रहेगा। और अगर इसी तरीके जैसे आप शुरुआत में जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिएगा तो गिनती में जैसे ये 8 है तो क्या इस 8 को वर्तमान समय में कक्षा पहली दूसरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ने वाले बच्चे नहीं बता पाएंगे कि ये 8 है, लेकिन और इसी की जगह पे अगर इस तरीके से प्रतीक बना दिया जाए तो ये तुरंत बता पाएंगे कि ये 8 है। तो गिनतियां जो संख्याएं होती हैं वो मानक होती है। माना गया है कि ये अगर सीधी लाइन के रूप में खींचा जाएगा तो 1 होगा, कुछ इस तरीके से सर्कल के रूप में बनाएंगे तो ये 2 है, या अन्य जो भी अंक है इनको एक प्रतीक के रूप में निर्धारित कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं संख्या आई, तो इसके साथ इसका एक शब्द आएगा आपका संख्यांक। संख्या में ही संख्यांक। संख्यांक क्या होता है? संख्यांक होता है जिससे संख्या बनी होती है, अर्थात आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि संख्या के अंकों को संख्यांक कहा जाता है। संख्या के अंक जैसे 13 हमने लिखा, तो इस 13 जो गिनती बनी है 13, इसमें कितने अंक हैं? तो सीधी सी बात देखिए, एक अंक हो गया 1 और दूसरा अंक हो गया 3। 1 और 3 ये इस 13 संख्या के संख्यांक हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हमारे को पढ़ना है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले देखते हैं शब्द आएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कल के वीडियो पर जो मैंने छोटा सा नया बोर्ड है अभी इस पर ट्राई किया गया था, उस पर मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं जो प्रकृति से हमको मिली है। प्रकृति से कैसे मिली है कि जो पुराने समय से प्रचलन में चलती आ रही है, अर्थात इस प्राकृतिक संख्याओं को हम सीधे शब्दों में कहें तो बोल सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं गणना करने में प्रयुक्त होती हैं, गणना करने में, है ना, गणना करने वाली संख्या, गणना करने वाली संख्या। अब मैंने कहा कि आप इसको 0 से, तो क्या काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है? अभी नहीं, काउंटिंग हमारी कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। काउंटिंग शुरू होगी 1 से। तो गणना करने वाली जितनी भी
संख्याएं होंगी वो सारी की सारी संख्या प्राकृतिक संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 आगे जहां तक भी सोच सके। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो उसमें ऑप्शन देता है, कभी बोलेगा 0, ऑप्शन दूसरा देगा 1, ऑप्शन तीसरा देगा अनंत और ऑप्शन चौथा देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको पता हो गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत हम उन्हीं संख्याओं को रखेंगे जिनसे हम गिनती करते हैं। तो शून्य से गिनती स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में शून्य आएगा नहीं। अब आती है बात कहां से, 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमारी पहली प्राकृतिक संख्या जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 होगी। इसी में क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई बताए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, अब आप गणना करेंगे तो जहां तक भी सोचेंगे उससे भी थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो 40 के आगे ये भी होगा कि विद्यालय में अभी आपके और ज्यादा बच्चे होंगे। इसके बाद मैंने कहा विद्यालय में चलिए 200 बच्चे हैं, तो 200 के आगे 201 बच्चा हो गया। इसके बाद इस तरीके से आगे जितना भी सोचे आगे सोचते चले जाएंगे। तो याद रखना है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं होती है, जितना भी सोचो उसके आगे भी जाना है। चलिए, प्राकृतिक संख्याओं के बाद अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग हमेशा 1 से होती है। इसी के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत ही हम सीखेंगे, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के अंतर्गत देखेंगे, एक शब्द आता है मैथ में पूर्ववर्ती और दूसरा है अनुवर्ती। तो पूर्ववर्ती ये सिंपल से कक्षा 6 7 8 के बेसिक का है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है किसी भी संख्या के जस्ट पहले वाली संख्या, और अनुवर्ती का मतलब होता है किसी भी संख्या के जस्ट आगे आने वाली संख्या। जैसे मैंने कहा, मान लेते हैं 100 संख्या लिया, इस 100 की पूर्ववर्ती अगर पूछा जाए तो इसके सब जस्ट पहले कौन सी संख्या आएगी, 99। तो इसका पूर्ववर्ती कितना हो गया, 99। और अगर अनुवर्ती की बात करें तो एक जोड़ देना होता है, बन जाएगी संख्या 101। तो 100 का पूर्ववर्ती 99 और 100 का ही अनुवर्ती होगा 101। लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेगा 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो 1 की पूर्ववर्ती संख्या के लिए अगर पूछा है तो बताएंगे क्या हम इसके पहले 0 आता है या -1 आता है, क्या बताएंगे कि 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो आपको हमेशा याद रखना है 0 तो हमारा, और ये माइनस जो भी निगेटिव वाली संख्या है ये प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि 1 की कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि 1 किस संख्या का अनुवर्ती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब 1 का पूर्ववर्ती नहीं है तो इसका मतलब है 1 किसी भी संख्या का अनुवर्ती नहीं होगा। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या सीखने के पश्चात हम लोग देखेंगे इसी संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को, जिसका मानक बनाए थे 1 2 3 इस तरीके से। ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। इन प्राकृतिक संख्याओं को ही हम डिवाइड करेंगे, विभाजन करेंगे। किसके आधार पर, फैक्टर के आधार पर, इनके गुणनखंडों के आधार पर इनको 3 भागों में बांटेंगे। तीन भाग बटा, पहला आपका बनेगा इकाई, दूसरा आपका अभाज्य, और तीसरा आपकी हो जाएगी भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इकाई है। इकाई का मतलब होगा, हम ध्यान रखना है इसमें इकाई के अंतर्गत उन संख्याओं को रखेंगे जिनका केवल एक फैक्टर होगा, ओनली 1 फैक्टर।
ओनली वन फैक्टर होगा। अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत उन सभी संख्याओं को रखेंगे जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे। 2 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर होंगे। और भाज्य संख्याओं के अंतर्गत मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है। अब देखिए जैसे हमने गिनती ली प्राकृतिक संख्या एक लिया, एक किसकी संख्या से किसका कितना भी भाजक होंगे, तो फैक्टर होंगे, तो भाजक किसका केवल कितना होगा? केवल और केवल 1 होगा। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से ये डिवाइड नहीं होगा। तो अर्थात जिसका केवल 1 फैक्टर होगा उसको इकाई के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा, जैसे हमने संख्या 2 लिए, संख्या 2 लेकर हमने 2 लिया, तो 2 किस संख्या से कट जाएगी? पहला तो 1 से कट जाएगा और दूसरा 2 से। तो इसके टोटल फैक्टर हो गए 2। कितना फैक्टर हुआ? 2 का 2 फैक्टर। तो ये किस में जाएगा? 2 फैक्टर्स वाले में, अर्थात ये आपका आ जाएगा अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। इसके बाद 3 है, 3 को उठाएंगे तो 3 को देखिए किसकी संख्या से कटेगा? 1 से और 3 से कटेगा। तो 1 और 3 से कटा तो इसके टोटल जो फैक्टर आए 2 हुए, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा? अभाज्य संख्या में। इसी प्रकार से आगे लेंगे 4 को, तो 4 के कितने फैक्टर होंगे? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कटेगा, अर्थात इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए। तो ये आपका किस में चला जाएगा? भाज्य संख्या में। इसके बाद इसी तरीके से आप सारी संख्याओं को चेक कर सकते हैं। जैसे 5 है, 5 के फैक्टर होंगे 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 6 को लेंगे, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से कटेगा, अर्थात इसके 4 फैक्टर हुए। तो 5 आपका भाज्य पे आया, लेकिन 6 आपका किस पे चला गया? भाज्य पर। तो याद रखना है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, और जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे या भाजक हो जाएंगे वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के लिए क्वेश्चन आता है, ये आपका टेट 2017-18 में भी आया था और कई बार टीटी के एग्जाम में जो लोग प्राइमरी अध्यापक या जूनियर अध्यापक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है ये चैनल। ABCD टीच 60-70 है हमारे चैनल का नाम। चैनल का नाम है ABCD टीच 60-70। यूट्यूब पे जाके आप इसको सर्च करके सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए आइए देखते हैं, हम अपने विषय पर चलते हैं। क्वेश्चन आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? चलो देखिए ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए आपका रहेगा 0, ऑप्शन दूसरा रहेगा 1, ऑप्शन तीसरा रहेगा 2 और ऑप्शन चौथा रहेगा -1। अब देखिए अब आपको क्या करना है, बोला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? 1 को प्रेफर करते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना कि हमेशा याद रखना अभाज्य संख्या के बारे में बात किया है, तो अभाज्य संख्या के लिए आप अपने दिमाग पर गांठ बांध लीजिए कि हमें उसी संख्या को कहना है जिसके 2 फैक्टर होंगे। यहाँ पर चाहे 0 तो आपकी प्राकृतिक संख्याओं में है ही नहीं, भाज्य भाज्य और इकाई जितनी भी सारी चीजें हैं ये आपकी सारी की सारी संख्याओं की जो गणना है वो हमेशा याद रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं पर करना है। तो 0 तो प्राकृतिक संख्या पर है ही नहीं, 1 आया, 1 आपका इकाई पर है अर्थात इसका 1 फैक्टर है तो इसको भी आपको छोड़ देना है। और 2 आता है तो 2 के फैक्टर कितने हुए थे? अभी आपको बताया था कि ये कितनी संख्याओं से कट सकता है, ये आपका 1 और 2 से अर्थात इसके 2 फैक्टर है। और हमने पढ़ रखा है कि अभाज्य संख्याओं पर
जिनके भी 2 फैक्टर होंगे वे सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ये